हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में हम लोग कल क्या कर रहे थे कि सेल कोशिकाओं के वाला जो चैप्टर है उसके आधार पे बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों कल हम लोग कोशिकाओं के आधार पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए थे। चारों क्वेश्चंस को हम एक बार देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको कल शुरू करवाए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके आधार पे कौन सा कथन सत्य है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टिश्यू के रूप में काम करते हैं, गलत था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भोजन की जरूरत नहीं होती है, ये भी गलत था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेस्पायर भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ये वाला सही था। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव श्वसन और प्रजनन दोनों प्रक्रियाएं करते हैं, या हम कह सकते हैं सभी जैविक प्रक्रियाएं उसी एक ही कोशिका के द्वारा कंप्लीट करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किया था कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बाय नेकेड आईज, यानी कि वो नंगी आंखों से आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमने करा था? नेक्स्ट क्वेश्चन करा था कि कौन सा ये चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है किसके लिए? एक एनिमल सेल के लिए, यानी एक एनिमल सेल में इन चारों में से कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो आपको पता चल गया था कि सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और क्रोमोसोम ये एक एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज, और वो क्वेश्चन हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखेंगे विच वन of the which one of the following term is not a part of न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस का पार्ट कौन सा टर्म जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें से कौन सा टर्म है जो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए दिया जाएगा, ऑप्शन बी दिया जाएगा, ऑप्शन सी दिया जाएगा और ऑप्शन डी दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चों? ऑप्शन ए कहता है कि राइबोसोम, राइबोसोम। ऑप्शन बी क्या कहता है? क्रोमोसोम। ऑप्शन सी क्या कहता है? न्यूक्लियोलस। और ऑप्शन डी क्या कहता है? जीन। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें न्यूक्लियस का पार्ट कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सही गलत का निशान हम लगाएंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है जीन। तो जीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर जो भी अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस जेनेटिक मटेरियल में जीन जो है डीएनए के रूप में रहता है। तो जीन किसमें? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस भी केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली केंद्रिका को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो भी केंद्रक के अंदर ही प्रेजेंट है। क्रोमोसोम भी जीन और डीएनए का ही पार्ट है ना। कोशिका विभाजन के समय पे गुणसूत्र बन जाता है ये जो डीएनए होता है।
तो ये भी प्रेजेंट होता है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, देखो उल्टे क्वेश्चंस पूछता है ना कभी कभी, न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, तो यदि नहीं है पूछ रहा है तो जो पार्ट नहीं है वो आपको लिखना है। तो जीन उसका पार्ट है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। न्यूक्लियोलस उसका पार्ट है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। क्रोमोसोम भी उसका पार्ट है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन राइबोसोम्स उसका पार्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स दैट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें राइबोसोम्स फ्लोट करते हैं और कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पे पाए जाते हैं, कभी कभी अलग जगहों पे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसके बने होते हैं, जीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और जीन्स किसके बने हुए होते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है न्यूक्लियोलस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में उपयोगी होता है। क्रोमोसोम क्या है, ये कंपोज्ड ऑफ जीन होता है, यानी कि जीन से बना हुआ होता है। और जीन जो है वो भी न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तीनों एक ही चीज हो गई। और राइबोसोम जो है वो अलग होता है, ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप पूछेंगे जरूर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल इज अ suitable term for the various components of cell, components of cell। ऑप्शन नंबर ए आपका है टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रोमोसोम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जीन्स। अब इनमें से चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको लिखना है। तो क्या पूछा जा रहा है कि जो अलग अलग कोशिका के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके लिए एक सूटेबल टर्म जो है वो क्या है। क्या उनको हम टिश्यू कहते हैं, क्या उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं, क्या उसको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, या उसको हम जीन्स कहते हैं। तो उसे आप सबको पता है कि हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। जीन जो होता है बच्चों ये आपका केंद्रक का पार्ट होता है, क्रोमोसोम भी केंद्रक का पार्ट होता है। टिश्यू जो है बहुत सारी सेल्स एक तरीके की मिल करके टिश्यू का निर्माण करती हैं, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम कोशिकांग कहते हैं। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू आपका अ ग्रुप ऑफ सेल्स है,
है ना, जो एक साथ एक सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम आती हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और जीन्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। जीन्स क्या होती है? जीन्स एक यूनिट होती है जिससे इनहेरिटेंस होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये क्या है? ये आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करने का काम करती है। किससे? पेरेंट्स से, ऑफ स्प्रिंग में। और जीन्स क्या है? डीएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है ना, सेल ऑर्गेनेल्स वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आपका अ ग्रुप ऑफ cells to perform certain function. To perform certain function. सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक structures made up of genes. जीन्स से मिलकर के बने हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसमें जीन्स क्या होते हैं बच्चों? जीन्स जो हैं वो किसके? डीएनए से मिलकर बनते हैं। डीएनए से मिलकर बनते हैं और डीएनए जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। किससे? मातृ कोशिका से, यानी माता पिता से संतानों में लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम जो है वो कौन करते हैं? जीन्स, जो किससे बने होते हैं? डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। तो जब भी हम अनुवांशिकी वाला जो चैप्टर है उसमें हम ये पढ़ेंगे आगे चल के कि डीएनए से मिलकर के जो जीन्स बनते हैं उन जीन्स से क्रोमोसोम बने हुए होते हैं, ठीक है। तो डीएनए से मिलकर ये बने होते हैं, है ना। तो इसमें आसान था, जो आंसर था वो आसान था। ये क्या है? ये कोशिकांग। कोशिकांग, या इसके लिए सबसे सही शब्द है कोशिका के अंग। कोशिका के अंग हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोशिका अपने आप में कंप्लीट होती है। कोशिका जो है बच्चों वो अपने आप में कंप्लीट होती है। अपने हर फंक्शन के लिए कोशिका किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती है ना। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गया। और यदि अभी कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द jelly like fluid jelly fluid substance present in cell is called। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आएगा आपके पास, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा और ऑप्शन डी आएगा। चारों में से आपको सही जो है वो लिखना होगा। कौन कौन सा ऑप्शन देंगे? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड ऑप्शन है क्रोमोसोम। थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।
और फोर्थ ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, है ना। प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल, दोनों मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म को हम हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला करके जीव द्रव्य बनता है ना। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं और क्या क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। यानी कि साइटोप्लाज्म, है ना। इंग्लिश में भी समझ लेंगे क्योंकि आगे की क्लासेस में बच्चों यही शब्द सामने आपके आएंगे। साइटोप्लाज्म और केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों मिल करके क्या बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। क्रोमोसोम के बारे में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? जीन्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है आपका हरित लवक, यानी प्लास्टिड्स, है ना। तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड। जेली लाइक क्या सब्सटेंस है जो कोशिका के अंदर मौजूद होता है? तो वो है बच्चों साइटोप्लाज्म। सिंपल सा उसका आंसर है, यानी कि कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है। जेली लाइक का मतलब सेमी सॉलिड, ना तो ठोस और ना तो पानी जैसा द्रव। जेली लाइक का मतलब क्या हो गया? ना तो ठोस और ना तो बिल्कुल फ्लूइड, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर जेली का मतलब, जेली आपने देखी तो जेली लाइक फ्लूइड का मतलब कि बिल्कुल बह भी नहीं रहा है और एकदम ठोस भी नहीं है। तो प्रोटोप्लाज्म तो दोनों को मिला करके होता है, जीव द्रव्य जो कहलाता है। क्रोमोसोम जीन्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, जेली लाइक नहीं होते हैं। तो आपका प्रोटोप्लाज्म आंसर जो है वो गलत है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग और ऑप्शन नंबर डी जो है ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है हरित लवक, ये तो प्लास्टिड्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। और ये प्लास्टिड्स के बारे में आप बड़ी क्लास में पूरी संरचना इसकी पढ़ेंगे, है ना। वो छोटे छोटे गोले के रूप में आपको दिखाई पड़ती हैं। तो साइटोप्लाज्म इसका आंसर है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम और प्रोटोप्लाज्म इसका आंसर नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है बच्चों कि अगर आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको चारों के चारों ऑप्शंस सही नजर आएंगे, है ना। और इस समय फिर आप एग्जाम में मार्क्स नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए आपका सही तरीके से याद करना और पढ़ना जरूरी है। जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। और उसके अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है। ये सब जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य है, यानी कि किससे और किसके बीच में पाया जाने वाला द्रव? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच पाया जाने वाला द्रव्य। ये क्या है? ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये अगर समझ गए हो तो इसको आप बच्चों कॉपी में नोट भी करेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों।
read the following pairs of examples following ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मॉस एंड स्पॉन्जेस। ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट एंड अमीबा एंड अमीबा। ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा। और ऑप्शन नंबर डी है पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान से क्या करेंगे, सुनेंगे। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपने चारों ऑप्शन पढ़े। अब इसमें द पेयर दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रोकैरियोट्स इज, यानी कि इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है। द पेयर that belongs to the prokaryotes is, कौन सा ग्रुप है जो प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है, ये आपको आंसर में लिखना है। तो देखो आपका मॉस और स्पॉन्जेस ये प्रोकैरियोट्स को बिलोंग नहीं करते। ठीक, ईस्ट और अमीबा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, पेनिसिलियम और स्पाइरोगाइरा। तो पेनिसिलियम जो है वो एक प्रकार का कवक है, स्पाइरोगाइरा जो है वो एक प्रकार की एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया भी अलग प्रकार के हैं। आपका मॉस और स्पॉन्जेस की अलग कैटेगरी है। तो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, आगे कई बार पढ़ेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, है ना, अब ये बड़ी वैसे जानकारी आपको बड़ी क्लास में दी जाएगी, लेकिन चूंकि आपको ये आपको क्वेश्चन समझाना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी इस संसार में जितने भी जीव जगत में प्राणी और पौधे पाए जाते हैं, जितनी भी जीवित चीजें पाई जा रही हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं ना, मिलियंस ऑफ मिलियंस संख्या में है, नहीं असंख्य हम कह सकते हैं एक बार को, जो जिसको गिना ही ना जा सके, है ना। तो ये आपका लगभग 2 मिलियन से ज्यादा प्रजातियां हैं जंतु और पेड़ पौधे मिला करके जो सजीव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब उसमें जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आप वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन में आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी जीव हैं उनको सबको 5 भागों में बांट दिया गया है, उनको 5 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक भाग है जो प्रोकैरियोट्स कहलाता है। एक भाग जो है वो प्रोकैरियोट्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा भाग जो है वो जंतुओं वाला एनिमेलिया कहलाता है, एक प्लांटी कहलाता है ना, और एक
एल्गी कहलाता है, एक फंजाई कहलाता है। ऐसे अलग अलग भाग होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सीधा सीधा आप समझेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो उनका केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। मतलब केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसका जो सामान है उस कोशिका के, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर जो भी मटेरियल है वो सब बिखरा हुआ रहता है, उसी पूरी कोशिका में मेस रहता है, अलग अलग पैक्ड नहीं होता है ना। तो प्रोकैरियोट्स की क्या वो है, प्रोकैरियोट्स में डज नॉट कंटेन, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर अपने आप कर पाएंगे। डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है, ठीक है। और क्या, और इसके अलावा क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी विकसित वाले नहीं होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसमें से प्रोकैरियोट्स वो हैं जो पूरे तरीके से विकसित नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो एक ही कोशिका से बने हुए होते होंगे। तो आंसर आपका जो है वो है बच्चों, आपका आंसर है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है ये आपका प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये आपका सही आंसर है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और समझ में ना आने पर एक बार फिर से आप पूछेंगे तो मैं दोबारा से भी हर क्वेश्चन को समझा सकती हूँ। सारे क्वेश्चंस बच्चों को नोट करने हैं और उनका एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो कहीं साइड में लिख सकते हैं, है ना। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको समझाया है वो आपको जरूर कहीं ना कहीं लिख लेना है अपनी कॉपी में ही नीचे, या हर क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स बना करके आपको ये चीज लिख लेनी है, ठीक है। जब आप चारों ऑप्शंस के बारे में सही से जानते हैं तभी आप ये भी जान पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत है। जब आप चारों विकल्पों के बारे में जानेंगे तभी ना आप सही और गलत अंदाजा लगा पाएंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। आपने क्वेश्चन अगर सारे नोट कर लिए तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन रीड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पेयर्स and select the pair that is related to the inheritance of characters, inheritance of ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन।
क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रोमोसोम एंड जीन्स। अब इन चारों में से कौन सा पेयर है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का काम करता है या लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है ना? तो अभी आप बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं जानते हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपको सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन क्या लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं? आंसर है एकदम नहीं, ये जो है ट्रांसफर नहीं करते, है ना? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से आपको वही बोल रही हूँ ना कि जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्रोमोसोम हो सकता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जो सही ऑप्शन है वो है क्रोमोसोम एंड जीन्स, यानी कि गुणसूत्र और वो किससे बने होते हैं? जीन्स से मिलकर के बने होते हैं। तो इन दोनों के कारण जो लक्षणों की वंशागति है वो पॉसिबल हो पाती है। तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना? क्रोमोसोम्स जो है किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स का ही पार्ट होते हैं, जो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? जो डीएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। इसको आप अपनी कॉपी में बच्चों नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों, आज की क्लास में कोशिका चैप्टर से संबंधित काफी क्वेश्चन आंसर आप सभी ने किए। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको चारों ऑप्शंस के बारे में समझाया, उसके बाद आपको सही ऑप्शन भी बताया। कहीं कोई परेशानी होने पर आप चैट के माध्यम से तुरंत पूछ सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले कुछ सेशंस में हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।